Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon, sir. Good afternoon. Uh, Today we need to start with the new chapter that is producers equilibrium. But before that, I want to ask you about there was one doubt from the Vibhuti side, right, Vibhuti? Let me solve with that first. Yes, beta. Let's start with the new chapter, and that is producers equilibrium. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है. अभी तक हमने जो समझा वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम समझा. We have never understood or not understood the producer's equilibrium. पर ये चैप्टर में हम समझेंगे तो producer's equilibrium होता क्या है, right? Under perfect competition or under monopoly. ज़्यादातर जो पूछा जाता है आपको वो perfect competition का ही पूछा जाता है. Equilibrium का मतलब होता है state of rest. It is not a state of movement. Always producers always अपना thoughts बदलते रहते हैं, right? And always what they want is they try to maximize the profit. But producer का equilibrium कब आता है? When the producer will get equilibrium. The producer will get equilibrium only when he is at rest, when he thinks कि जो प्रॉफिट जो मिल रहा है वो मैक्सिमम है, क्योंकि उससे आगे अगर मैं प्रोडक्शन करूंगा तो प्रॉफिट कम होगा बढ़ने की जगह पे, या फिर अगर मैं कम भी करूंगा प्रोडक्शन तो भी प्रॉफिट मेरा कम हो जाएगा. इन अदर वर्ड्स, वॉट एवर आई एम प्रोड्यूसिंग इज अ ऑप्टिमम प्रोडक्शन, राइट? वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, राइट? और इससे ही मेरा फायदा होने वाला है. सो दिस इज वेयर द प्रोड्यूसर विल गेट इक्विलिब्रियम. सो समझते इक्विलिब्रियम होता क्या है, राइट? So let's understand what you mean by the word equilibrium. So equilibrium is a condition of rest. Equilibrium यानी वो rest की condition. It states that there will be no tendency on the part of a producer to increase or decrease output. उसका मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर का कोई टेंडेंसी नहीं बचता. टेंडेंसी यानी उसको कोई ऐसी इच्छा नहीं होती कि मैं मेरा आउटपुट बढ़ाऊं या मेरा आउटपुट कम करूं. अगर वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है तो उसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे बोलेंगे. वो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ गया ऐसा बोलेंगे. A producer is said to be in equilibrium when he produces that level of output at which his profits are maximum. वो level of output बनाए जहाँ पे उसका profit maximum है, right? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम बोल सकते हैं it is said to be in equilibrium if it maximizes profit, वो उसका profit maximize करे, या it minimizes losses. See, profit को maximize करना ही equilibrium नहीं है, profit को minimize करना भी equilibrium. ऐसा जरूरी नहीं है ऑलवेज हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के पीछे लगे हुए हैं. काफी टाइम ऐसा भी होता है कि जब हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा होता है तो हम ये भी देखें कि लॉस कितना कम हो, राइट? वो भी एक तरह का इक्विलिब्रियम ही है, राइट? वो भी बैलेंस करने की ही एक तरीका है, राइट? एंड एवरीवन ट्राई टू बैलेंस द कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, प्रोडक्शन, सब कुछ बैलेंस करके ही चलते हैं. याद रखिए, इन अ परफेक्ट कंपटीशन यही इक्विलिब्रियम हम फर्म लेवल पे देखेंगे और शॉर्ट रन में देखेंगे और लॉन्ग रन में नहीं. आपको सिलेबस पे पर ये दो लेवल पे होता है, मैं ये बता दूं आपको. आपके सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन ही है, लॉन्ग रन नहीं है. पर लॉन्ग रन में भी इक्विलिब्रियम होता है, राइट? तो हमको सिर्फ शॉर्ट रन ही देखना है और कुछ नहीं. तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा और सिंपल है. अगर रियल लाइफ में देखने जाए तो इक्विलिब्रियम हम इंडस्ट्री लेवल पे भी देख सकते हैं. जब आप कॉलेज में आओगे, बीबीए बीकॉम करोगे, तब आपको ये सब भी आएगा. क्लियर है? Yes. ओके, चलिए समझते हैं. इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन में ज़्यादा तो हम देखेंगे. एंड शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन सम फैक्टर्स रिमेन फिक्स एंड सम आर वेरिएबल. हमको पता है कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ वेरिएबल ही होते हैं. वेरिएबल यानी वो चेंज होते रहते हैं, राइट? तो वो इसी को शॉर्ट रन बोलते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन का मतलब ये होता है कि कुछ फैक्टर फिक्स और कुछ फैक्टर वेरिएबल. लॉन्ग रन का मतलब ये होता है कि सभी फैक्टर्स वेरिएबल हो जाए. A firm operating in a short run can earn only by changing variable factors and thus variable cost. अगर आपको कमाना है शॉर्ट रन में तो आपको वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने पड़ेंगे तो ही आप कमा पाओगे. आप फिक्स फैक्टर से नहीं कमा सकते. एग्जाम्पल, आप साबुन बना रहे हो, आपके पास मशीन है, 2 लाख की मशीन आपने ली है, साबुन बन रहा है, राइट? तो आपके पास कुछ फैक्टर्स फिक्स है, जैसे कि मशीन एक फिक्स फैक्टर है,
जिसके ऊपर 2 लाख का खर्चा लगने वाला है, भले आप उसमें 1 साबुन बनाओ या 200 साबुन बनाओ या 2000 साबुन बनाओ, आपका 2 लाख का खर्चा फिक्स्ड है। पर साबुन बनाने के पीछे जो मटेरियल जाता है, रॉ मटेरियल्स है, पोटेशियम है, ग्लिसरीन है, ऑयल है, परफ्यूम है, बॉक्स है, पैकेजिंग है, ये सब कुछ जो रॉ मटेरियल्स है वो जो जाता है वो वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, साबुन का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, वैसे ही इसके कॉस्ट भी बढ़ते जाएंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को देखना ज़्यादा है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा साबुन बनाओगे उतने ही कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेंगे। कम साबुन बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम रहेगी, राइट। तो फर्म जो ऑपरेट कर रहा है शॉर्ट टर्म में, अगर उसको कमाना है तो वो सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके कमा सकता है, और वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करने का मतलब ये होता है कि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ना। सो द फर्म नीड्स टू रिकवर एट लीस्ट वेरिएबल कॉस्ट इन द शॉर्ट टर्म, नॉट नेसेसरी टू रिकवर फिक्स कॉस्ट। वो कभी नहीं सोचता फर्म कि 2 लाख का जो खर्चा हुआ है उसको मैं भरपाई करूं, मैं रिकवर करने की कोशिश करूं लोगों के ऊपर चार्ज करके, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा करेगा तो मार्केट में टिक ही नहीं पाएगा, राइट। एग्जाम्पल, अगर 2 लाख का मशीनरी है, राइट, और आप 100 साबुन बना रहे हो, तो पर साबुन पे कितना खर्चा आता है? 2000 का फिक्स कॉस्ट आ जाता है, राइट। क्योंकि कोई साबुन 2000 के ऊपर बिकेगा मार्केट में? नहीं, कोई लेगा ही नहीं। 2000 का साबुन कौन लेगा, राइट। आपका वेरिएबल कॉस्ट कम आ सकता है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? मैं भी हो सकता है 12 या 15 रुपये, राइट, सब खर्चा मिला के, और उस पर आप 5 रुपये प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 20 रुपये में बेच सकते हो। दिस इज वैलिड। 20 रुपये का कोई साबुन लेगा, लेगा 25 रुपये में भी लेगा, 30 रुपये में भी लेगा, पर 2000 का कोई साबुन लेगा क्या? नहीं। सो इफ यू ऐड फिक्स कॉस्ट विद वेरिएबल कॉस्ट, अगर आप ये ऐड कर देते हो, राइट, क्या हो जाएगा? ये साबुन 2020 रुपये का हो जाएगा, और इतना महंगा साबुन मार्केट में किसको परवड़ेगा ही नहीं। आप मार्केट से आउट हो जाओगे, क्योंकि आपका साबुन लेना कोई आएगा ही नहीं। इसीलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि आप एवरेज फिक्स कॉस्ट को भरपाई करने की कोशिश नहीं करते हो शॉर्ट रन में। व्हाट यू ट्राई टू रिकवर, आप जो रिकवरी करने की कोशिश करते हो वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, राइट। ये जो 15 रुपये आपने खर्चे ना, उसमें 5 रुपये आप जोड़ के बेचो, राइट। सो दिस इज योर यूजुअल आइडियोलॉजी। ये शॉर्ट रन में यही आइडियोलॉजी सब प्रोड्यूसर्स अपनाते हैं। समझ में आ रहा है? वो लॉन्ग रन की बात है, जब आप हजारों लाखों साबुन प्रोडक्शन करो और मार्केट में बेचो, तब मैं मान सकता हूँ कि आप फिक्स कॉस्ट को भी भरपाई कर सकते हैं, यानी रिकवर कर सकते हैं, राइट। उससे पहले नहीं। इन ऑर्डर टू डिसाइड इक्विलिब्रियम, द फर्म मस्ट एग्जामाइन द बिहेवियर ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट का समझना बहुत जरूरी है। अभी आप पूछोगे क्यों सर, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट क्यों नहीं? तो मैं बता देता हूँ। मार्जिनल रेवेन्यू इसीलिए क्योंकि उसका ओवर बिहेविंग है, उसका प्रेडिक्टिव वैल्यू, वो पहले से बिहेव करते रहता है, पहले से आपको बता रहता है कि एआर कहाँ जाएगा। क्योंकि एमआर आपने अभी तक पढ़ा है कॉस्ट में और रेवेन्यू में कि एमआर मार्जिनल रेवेन्यू और कॉस्ट में एमसी मार्जिनल कॉस्ट दोनों ही ओवर बिहेव करते हैं, राइट। ओवर बिहेव करने का मतलब ये है कि उसके पास प्रेडिक्टिव वैल्यू, जैसे एवरेज कॉस्ट ऊपर जाने वाला होता है उससे पहले ही मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला जाता है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर जाने वाला होता है उससे पहले ही मार्जिनल रेवेन्यू ऊपर चला जाता है। समझ में आ रहा है? सो एमआर और एमसी का बिहेवियर हम जान ले पहले से ही, तो हमको ये पता चल जाएगा बिजनेस में कि कब हमारे रेवेन्यू बढ़ेंगे या कम होंगे, या कब, राइट, हमारे कॉस्ट बढ़ेंगे या कम होंगे। याद रखिए, कोई भी बिजनेस में रेवेन्यू बढ़ना अच्छी बात है, राइट, सबको यही चाहिए कि रेवेन्यू बढ़े, पर कोई भी बिजनेस में कॉस्ट बढ़ जाना बुरी बात लगती है, राइट। और कोई ये चाहता नहीं है कि कॉस्ट बढ़े, राइट। खर्चा अगर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। सो नो वन वांट्स टू इंक्रीज द कॉस्ट, एवरीवन वांट्स टू इंक्रीज द रेवेन्यू। समझ में आ रहा है? राइट। एमआरएमसी इसीलिए भी, बिकॉज यहाँ पे लिखा है मार्जिन रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट का हिसाब इसीलिए भी हम करेंगे बिकॉज चेंजेस इन टीआर एंड टीसी वो बताता है ड्यू टू वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूसेस एंड वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड। प्रोडक्शन एक बढ़ने से या प्रोडक्शन एक बेचने से जो रेवेन्यू में और जो
कॉस्ट में चेंज आता है वही है एमआर और एमसी। ये हो रहा है यहाँ तक? यस Yes, sir. यहाँ पे कुछ कंडीशन समझनी पड़ेगी। तो कंडीशंस ऑफ द फर्म इक्विलिब्रियम, फर्म का इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में जो कंडीशंस क्या है? टू कंडीशन नीड टू बी फुलफिल्ड, दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी। इसको समझते हैं, एमआर शुड बी इक्वल टू एमसी का मतलब क्या? तो मैंने प्राइस ली है और क्वांटिटी ली है। हमको परफेक्ट कंपटीशन में पता है ग्राफ कैसा रहता है एमआर का, तो वो पता है कि डिमांड ग्राफ, एआर ग्राफ, एमआर ग्राफ सब कुछ एक ही होता है, एंड दैट इज इक्वल, दैट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, राइट। और एमसी ग्राफ कैसे रहता है? मार्जिनल कॉस्ट ग्राफ हमने देखा था, नाइकी शेप में जो कट करके जाता है ऊपर की तरफ, राइट। तो एमसी ग्राफ कुछ इस हिसाब से रहता है। पर यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एम आर इज एम सी हो रहा है, पर एक नहीं, दो पॉइंट पे हो रहा है। एक पॉइंट है सी पॉइंट जहाँ पे भी कट करके जा रहा है, और एक है ई पॉइंट जहाँ पे भी कट करके जा रहा है एम सी। सो एम आर इज एम सी तो है, और क्या दोनों ही पॉइंट इक्विलिब्रियम है? नहीं। इक्विलिब्रियम होने के लिए सेकंड कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है, और सेकंड कंडीशन है क्या, समझते हैं? MC curve must cut MR curve from below. MC curve MR कट को नीचे से कट करके ऊपर जाना चाहिए, राइट। इसका मतलब ये भी होता है कि MC curve must be rising at a point of equilibrium. MC curve rise होना चाहिए इक्विलिब्रियम होते, राइट। यानी ऊपर जाना चाहिए, नहीं कि नीचे जाना चाहिए। अभी आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो समझाता हूँ, लॉजिकल बात समझते हैं इसको। मार्जिनल कॉस्ट यानी कोई भी कॉस्ट कर्व डाउन जाए तो अच्छी बात है या बुरी बात है? मुझे ये बताओ। कॉस्ट कम हो तो वो अच्छी बात है या बुरी बात है? सर अच्छी बात। अच्छी बात है। कॉस्ट बढ़े तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? सर बुरी बात। कॉस्ट बढ़े तो बुरी बात है। तो कहने का मतलब हमको कब अटकना पड़ेगा? कॉस्ट बढ़ जाए उससे पहले या कॉस्ट कम हो जाए उससे पहले? हमको स्टॉप कब होना है? आपको क्या डर, किसका डर है? कॉस्ट बढ़ने का डर है या कॉस्ट कम होने का डर है? कॉस्ट बढ़ने का। तो आपको अटकना है उससे पहले, याद रखिए। आपको अगर कॉस्ट बढ़ने का डर है, अगर मार्जिनल कॉस्ट ऊपर चला जाएगा तो डर है ना, तो आपको उससे पहले अटकना है। आपको कब अटक जाना है? आपको उससे पहले यहीं पे अटक जाना है, राइट। जब एम आर इज एम सी आ जाए, क्योंकि उसके बाद क्या होगा? एम सी विल राइज, राइट। और इसीलिए यहाँ पे बोला है कि अगर एम सी कर्व कट एम आर फ्रॉम बिलो, राइट, यानी एम सी कर्व का ग्राफ राइजिंग होगा, तो उससे पहले पहले आपको अटक जाना है। यानी इक्विलिब्रियम जो आएगा वो पॉइंट ई पे आएगा और ना कि पॉइंट सी पे आएगा। क्योंकि सी पे क्या हो रहा है? मार्जिनल कॉस्ट डाउन जा रही है, और मार्जिनल कॉस्ट डाउन जाए तो अच्छी बात है ना। उसका मतलब ये होता है कि रेवेन्यू हमारे ऊपर है कहीं पे और कॉस्ट नीचे से जा रही है, तो हम ये प्रॉफिट तो कमा सकते हैं ना, राइट। तो क्यों ना कमा ले भाई, कमाओ प्रॉफिट। इतना तो प्रॉफिट मिल रहा है ना आपको हर एक यूनिट पे। आपको डर कब है? आपको डर तो तब होना चाहिए जब मार्जिनल कॉस्ट इसको कट करके ऊपर चला जाता है, राइट। तो आपको अटक जाना है यहाँ पे। इससे ऊपर आपको क्वांटिटी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। इससे ऊपर अगर आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो क्या होने वाला है? लॉस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एंड दैट इज व्हाई सेकंड कंडीशन इज इंपॉर्टेंट व्हिच सेज कि एमसी कर्व कट मस्ट कट एमआर फ्रॉम बिलो, और इसीलिए आपका ई पॉइंट ही इक्विलिब्रियम आएगा, ना कि सी पॉइंट। समझ में आ रहा है? राइट। The above condition Yes, sir. doesn't tell about profit and loss condition. याद रखिए, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, पर इतनी बात हो रही है कि इससे मुनाफा होगा जरूर, कितना वो नहीं बता रहे हमको, राइट। In short run, there can be three possible situations.
शॉर्ट रन में तीन चीज हो सकती है इक्विलिब्रियम आने से। यार वो सुपर प्रॉफिट आप कमा सकते हो, दैट इज ये MR इज इक्वल टू MC जब हो, तब AR इज मोर देन AC अगर हो जाए तो सुपर प्रॉफिट आएगा। नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है MR इज इक्वल टू MC हो, तब AR इज इक्वल टू AC हो जाए तो नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस हो सकता है। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन पे अगर AR इज लेस देन AC हो तो लॉस होगा। यानी इक्विलिब्रियम आते ही तीन चीज हो सकती है, राइट? AR is more than AC, AR is equal to AC, or AR is less than AC, right? फर्स्ट कंडीशन को डिटेल में समझते हैं। MR is equal to MC या MC is equal to MR, right? क्या समझ आते हैं? See, MR is the additional revenue from selling one more unit of output of a good, right? MR क्या है? Marginal revenue, यानी एक एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल रही है। अगर आप एक गुड बेच रहे हो मार्केट में तो क्या एडिशनल रेवेन्यू आपको मिल रही है? एग्जाम्पल, अगर आप 5,000 गुड्स बेचते हो, राइट, और आप रेवेन्यू कमा रहे हो सपोज समझ लो 20,000 की, बराबर है। आप 5,000 एक गुड्स बेचते हो और लेट्स से आप रेवेन्यू कमा रहे हो 20,000 और 52 रुपए की, एग्जाम्पल लिया है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये जो 52 रुपीज एक्स्ट्रा आपने कमाया ना, राइट, दैट इज MR। वो क्या है? हर एक यूनिट पे लिखा जाएगा वापस। 5,000 दो यूनिट बनाते हो और लेट्स से आप कमाते हो 20,000 लेट्स से 110 रुपए, राइट? तो आपने कितना ज्यादा कमाया? 58 रुपीज। तो दिस इज योर MR। तो MR at every level is what? It is the revenue from selling one more unit of output of a good. एक ज्यादा आउटपुट आप बेचोगे, राइट, तो उसकी रेवेन्यू। MC सिंपल तरीके से अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो एक ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो उसकी खर्चा कितना है, वो है मार्जिनल कॉस्ट, राइट? और इन दोनों का बिहेवियर हम समझ चुके हैं ऑलरेडी, भली भांति हम समझ चुके हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में शॉर्ट रन के अंदर, राइट, MR कैसा रहता है, राइट, और MC नाइकी की शेप की तरह, राइट? ये आपको पता है। लेट्स मूव अहेड। इन अदर वर्ड्स, if the gain, that is MR, is greater than cost, revenue ज्यादा होगा cost से, and it is profitable to produce more output, right? आपको अच्छा ही लगेगा ना, क्योंकि हर एक यूनिट आप बना रहे हो उसमें आप कमा ज्यादा रहे हो, गवा कम रहे हो, तो कोई भी कम करेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप साबुन बना रहे हो, आपकी एक साबुन बनाने की लागत यानी कि कॉस्ट समझ लो कि 12 रुपए आती है और आप मार्केट में उसको लेट्स से 25 रुपए बेच रहे हो, तो विल यू प्रोड्यूस मोर और नॉट? यस। 12 रुपए के खर्चा और 25 रुपए की रेवेन्यू आवक, तो आप प्रोड्यूस करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। राइट, क्योंकि 13 रुपए आपको नेट मिल रहा है। आप तो मैं तो बोलो आप तो वहां तक प्रोड्यूस करोगे अगर आपको 24 रुपए की लागत क्यों ना आ जाए, जब तक आपको 1 रुपया भी मार्जिन मिल रहा है ना, तब तक आप बढ़ाओगे, कुछ तो मिल रहा है। व्हाई वी नॉट शेयर, राइट? तो यहाँ पे वही समझाने की कोशिश कर रही है, राइट, कि जब तक आपको लागत अच्छी मिलती जाएगी देन यू स्टार्ट सेलिंग। सो इसका मतलब ये होता है कि आप सेल करते जाओगे जब तक आपको प्रॉफिट मिल रहा है। यहाँ पे प्रॉफिट आपको मिल रहा है क्योंकि आपका मार्जिनल कॉस्ट नीचे है और रेवेन्यू कहीं ऊपर है। ये जो बीच का जो आप है ना, वो प्रॉफिट है, राइट, जो आप कमा रहे हो। Now suppose the producer of a firm start production when he finds that MR is more than MC, right? It will continue to produce as long as MR becomes equal to MC. वो प्रोड्यूस करता ही चालू करेगा जब तक उसको नहीं लगेगा कि मैं कमाना बंद नहीं कर दूं, right? At the level of output of the good, first condition MC is equal to MR is satisfied, और यहाँ पे MC is equal to MR satisfied हो रही है, right? Second condition क्या है? Marginal cost should be more than MR after MC is equal to MR. So when a producer is in equilibrium or not, it will depend upon the condition that beyond the level of output, MC must be more than MR. MC MR से ज्यादा होना चाहिए,
and before that level of output MC must be less than MR, यानी उससे पहले MC कम होना चाहिए, यानी MC is equal to MR होने से पहले, just a minute, hold on. Sorry for the interruption. Okay, मैं ये बता रहा था कि जब इक्विलिब्रियम आए MC को MR आए, उसके बाद क्या होना चाहिए? कॉस्ट बढ़नी चाहिए, राइट? और उससे पहले क्या होना चाहिए? कॉस्ट कम होनी चाहिए. इट मीन्स कि उससे पहले MC लेस हो MR से तो अच्छा है, और उसके बाद MC ज्यादा हो MR से तो अच्छा है. क्या मतलब हुआ उसका? उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे देखो, स्केड्यूल को देखो ध्यान से. अगर आप स्केड्यूल को ऑब्जर्व करोगे तो MC को MR कब हो रहा है? ये लेवल पे भी हो रहा है और ये लेवल पे भी हो रहा है. पर हमको कौन सा लेवल इक्विलिब्रियम को लिए चुनना है? हमको चुनना है ये लेवल 7th यूनिट वाला. क्यों? फर्स्ट यूनिट वाला नहीं. क्यों नहीं? द रीजन इज कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो MC कम हो रहा है, राइट? MC कम है तो अच्छी बात है, तो हमको प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे 4 रुपये प्रॉफिट मिल रहे हैं हर एक यूनिट पे. हम यहाँ पे 8 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है हर एक यूनिट पे. यहाँ पे 2 रुपये का मिल रहा है, यहाँ पे 8 रुपये. तो कहने का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट जब तक मिलते जा रहा है तब तक हमको प्रोडक्शन करना चाहिए. वहाँ प्रॉफिट कम कब हो रहा है? हमका प्रॉफिट लास्ट यूनिट पे अगर आप देखोगे तो बहुत कम हो जा रहा है, राइट? जहाँ पे नेगेटिव में जा रहा है. MC इज मोर देन MR, राइट? मैं जूम करके दिखा रहा हूँ आपको. तो हमको वो प्रोडक्शन तब तक करना चाहिए जो है ना, सेकंड यूनिट से लेकर 6 यूनिट तक, राइट? प्रोडक्शन करते रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि तब तो प्रॉफिट कमा रहे हैं हम. और हमको डर कब जाना है? जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ जाए 8th यूनिट पे, तो उससे पहले पहले आपको अटक जाना है. वो बढ़ना चालू करे उससे पहले पहले अटक जाना है. समझ में आ रहा है? Let's understand this with the help of diagram also. हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E इसीलिए भी होगा क्योंकि हमको पहले प्रॉफिट मिल रहा है जो हम मलाई खा रहे हैं, राइट? ये बंद कब हो जाएगा? जब मार्जिन कॉस्ट ऊपर चला जाएगा, खर्चा ऊपर चला जाएगा और हमारा लॉस होना चालू हो जाएगा. हमको लॉस नहीं चाहिए, कोई भी लोग प्रोड्यूसर को लॉस नहीं चाहिए, और इसीलिए हमको अटक जाना है ये पॉइंट E पे. एंड दैट इज व्हाई दिस पॉइंट E इज अवर इक्विलिब्रियम. समझ में आ रहा है ये? If beyond that level of output, a producer found MC is less than MR by producing any more unit of output, it means it is profitable to produce extra unit. और अगर प्रॉफिटेबल है तो वो क्या करेगा? वो तो प्रोड्यूस करते रहेगा. उसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है, रेस्ट पे नहीं है. इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट पे नहीं है, उसको और प्रोडक्शन करना है. तो उसका मतलब वो संतोष नहीं है. वो क्या करेगा? प्रोडक्शन करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा. कब तक करेगा? जब तक तो उसको रेस्ट पोजीशन नहीं मिल जाए, ऐसा लगे कि नहीं बस ये मैक्सिमम है, उससे ऊपर नहीं. वैसे ही when MC is more than MR, right? beyond MC is equal to MR, यानी यहाँ पे जब MC ऊपर है और MR नीचे है, right? That is it is unprofitable to produce an extra unit. तो वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है. क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं, रेवेन्यू कम होती जा रही है, मुझे प्रोडक्शन को घटाना चाहिए, कम करना चाहिए. दोनों ही MC is less than MR and MC is more than MR, दोनों इक्विलिब्रियम नहीं है. इसीलिए इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब MR is equal to MC होगा. क्लियर है? सेकंड कंडीशन. यस. यस. Yes, sir. Yes, sir. इसी से हमको समझ में आता है टू डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस, राइट? टू डिसइक्विलिब्रियम कंडीशंस बहुत सिंपल से समझा रहे हैं, राइट? एग्जांपल, अगर P इज मोर देन MC, P यानी MR, यहाँ पे प्राइस और MR सेम ही है. MR अगर मोर देन MC है तो क्या? और वो कहाँ पे हो रहा है? वो यहाँ पे हो रहा है, राइट? और यहाँ पे देखोगे तो आपका प्राइस कितना है यानी MR कितना है?
FX2 पे, देख रहे हो आप, और मार्जिनल कॉस्ट कितना है NX2 पे। कहने का मतलब आपको द फर्म को प्रॉफिट हो रहा है कितने का, FN का, ये FN देख रहे हो यहाँ पे, F और N का, राइट, और इसीलिए वो आउटपुट बढ़ाता जाएगा, राइट, क्यों, क्योंकि वो अभी भी प्रॉफिट खाना चाहता है। जो बीच में गैप में दिख रहा है ना, हाईलाइट कर रहा हूँ रेड से, उतना प्रॉफिट उसको भी अभी मिलना बाकी है, और इसीलिए वो आउटपुट बढ़ाएगा, X2 से X3 की तरफ जाएगा वो, राइट। सो द फर्म इक्विलिब्रियम पे नहीं है, क्योंकि वो बढ़ाना चाहता है आउटपुट, राइट, OXT लेवल पे, क्योंकि उसको लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा प्रॉफिट मिलेगा मुझे। क्या होगा अगर MR इज लेस देन MC हो, तो जैसे मैंने समझाया आपको, राइट, और वो कब हो रहा है, अगर आप देख रहे हो ध्यान से, तो X4 यूनिट पे अगर आप देखोगे तो SX4 उनका MR है, और MC कितना है, MC ज्यादा है, R यूनिट यानी RX4 तक है, यानी इतना ज्यादा है। कहने का मतलब उनको लॉस हो रहा है कितना, हर एक यूनिट पे RS जितना लॉस हो रहा है, देख रहे हो आप। अगर ये लॉस होगा बिजनेस को, फर्म को, राइट, तो भी वो इक्विलिब्रियम पे नहीं आएगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, तो मुझे आउटपुट को कम करना चाहिए, और इसीलिए वो कम करेगा, और आउटपुट कहाँ पे आकर लगेगा, वापस X3 लेवल पे। कहने का मतलब ये कि दोनों ही लेवल, MR इज मोर देन MC हो या MR इज लेस देन MC हो, दोनों इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब MR इज इक्वल टू MC हो, राइट, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल एट OX3 लेवल ऑफ आउटपुट। आप देख सकते हो यहाँ पे OX3 लेवल, क्लियर हो रहा है ये। Isn't it? Yes. यस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सेम चीज होती है, राइट, पर ये आपके सिलेबस के बाहर आ गया है। उसमें भी सेम चीज होती है कि MR इक्वल MC होता है, एंड स्लोप ऑफ MC शुड बी मोर देन स्लोप ऑफ MR, यानी यहाँ पे भी पहला वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होता है, दूसरा वाला ही होता है, राइट। बट यहाँ पे भी ये चीज, दोनों में ये चीज याद रखनी है कि वहाँ पे भी MC इज मोर देन MR, MC इज लेस देन MR, दोनों ही प्रॉफिटेबल कंडीशंस नहीं है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिटेबल कंडीशन MC इक्वल MR पे ही है, राइट। वही चीज उन्होंने यहाँ पे फॉलो की है, पर यहाँ पे सिर्फ इतना है कि ऑफर कंपटीशन में MR का ग्राफ कैसा था, MR का ग्राफ था हॉरिजॉन्टल, राइट, यहाँ पे MR का ग्राफ कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बस यही एक अंतर है दोनों में। बट दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, आपको जो आएगा वो परफेक्ट कंपटीशन का आएगा, ये नहीं आने वाला, सिलेबस के बाहर है, नॉर्मल पूछेंगे भी नहीं इसको। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जो हम कल करेंगे, नॉट टुडे, राइट। If you find any problem or any doubt, then you can ask me now. है कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट? Yes, anyone? नो सर No doubt. Okay, fine beta. That's it for today. The one more thing that I want to discuss with you, and that was some fees pending thing. Just pay it at the earliest, right? So I'll send it to you. 8वीं की कुछ 19,354 बाकी है बेटा, राइट। आप लिख दीजिए, एक पेन और पेपर ले लीजिए और लिख दीजिए। अपूर्व नहीं आया आज, आके चला गया, पता नहीं। अपूर्व दोस्त आते हैं। 19,354 की फीस बाकी है, अपूर्व की 31,500 की बाकी है, निशिक की 7,875 बाकी है बेटा, बरनाली की 7,752, विभूति की 3,1500, राइट। तो मैं ये बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, जो भी है क्लियर कर दो आपके एंड से। यश की 3,1500, कीर्तन की 19,734, विनीत की 1,3300 बेटा, और यशेष की 3,1500, वॉट एवर
राइट, और मुझे बताया गया था आपको बताने के लिए, सो आई एम जस्ट कम्युनिकेटिंग टू यू। किसी को जानना है फीस वापस? सर मेरे कितने हैं? 13300। 13300, यस। ओके सर मेरे यश की 31500। आपकी तो शायद आपके मदर ही बात करेंगे शायद, आपके मम्मी को ही बता देना आप, जो भी है। मैं तो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा ओके हूँ सर। मेरी ओर से। फाइन बेटा। ओके ओके, और अपूर्व, जो अपूर्व के कांटेक्ट में, उसको भी बता देना, उसका भी 31500 बाकी। फाइन, clear the dues at the earliest, that's what they say. Fine beta, if you have any doubt or any queries, you let me know. Okay, shall I end the session? Right, and today I'll give some more sums. Yesterday I couldn't able to give you, I think. Today I'll give you more sums, and definitely we'll continue with the chapter. After this chapter, we are going to start with a new chapter in accounts and statistics, right? Probably tomorrow. And this Sunday, at the same time, you will be having the classes, right? Thank you so much. Goodbye. Take care, beta.